Hello students, welcome. In this video today we are going to study question number 6 to 17 from Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, class 10th. Question number 6 is, what did the military generals do? How did their attitude change and why? मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया था और उनका एटीट्यूड कैसे और क्यों चेंज हुआ? The highest military generals of South African Defence Force saluted Mandela and pledged their loyalty, which was of great significance, as during apartheid era they would have arrested him. The highest military generals of South African Defence Force, साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ने मंडेला को सैल्यूट किया था एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी की शपथ भी ली, यानी अपनी वफादारी की शपथ भी ली। उन्होंने वहां पर ये ओथ भी ली, मिलिट्री जनरल्स ने, हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ने, कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और हम आपके लिए सपोर्ट करते हैं। विच वॉज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विच वॉज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स के द्वारा सैल्यूट करना और उनकी लॉयल्टी प्लेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट बात थी, क्योंकि ड्यूरिंग एपार्थाइड एरा यानी एपार्थाइड पीरियड में दे वुड हैव अरेस्टेड हिम। यही मिलिट्री जनरल्स यदि मंडेला को मिले होते या मंडेला इन लोगों को मिले होते तो इन्होंने मंडेला जी को तुरंत अरेस्ट कर लिया होता, यदि ये एपार्थाइड एरा होता। एपार्थाइड एरा मींस स्टूडेंट्स वह टाइम जब रंग भेद की नीति को अपनाया जाता था, जहां कलर के बेस पर इन लोगों के साथ पक्षपात किया जाता था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, how did their attitude change and why? Second part of the question, how did their attitude change and why? The change in their attitude was because of struggle and sacrifices put in by many heroes of South Africa. उनके एटीट्यूड में जो चेंज आया था उसकी वजह थी साउथ अफ्रीका के बहुत सारे हीरोज ने जो अपना स्ट्रगल और सेक्रीफाइस जो वहां पुट किया था, उसकी वजह से उनके एटीट्यूड में चेंज आया था। जो स्ट्रगल किया था, जो सेक्रीफाइसेस किए थे, उन सेक्रीफाइसेस, उस स्ट्रगल के वजह से उन जनरल्स, मिलिट्री जनरल्स के एटीट्यूड में चेंज आया था। दिस स्ट्रगल वाज नॉट only ensured the freedom of a nation struggling with apartheid. इस स्ट्रगल ने केवल एपार्थाइड से परेशान, एपार्थाइड से स्ट्रगल, एपार्थाइड से संघर्ष कर रहे एक नेशन को फ्रीडम ही नहीं दिलाई, बट ब्रॉट अ चेंज इन माइंडसेट ऑफ मैनी, बल्कि बहुत सारे लोगों के माइंडसेट यानी विचारधारा में बदलाव भी किया। He believed that love can also be taught and human being is naturally inclined towards love rather than hate. उनका ये मानना था कि लव कैन ऑल्सो बी टॉट, लव को भी सिखाया जा सकता है, लोगों को लव करना भी सिखाया जा सकता है, एंड ह्यूमन बीइंग इज नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स लव रेदर देन हेट, और ह्यूमन बीइंग हेट से ज्यादा लव की तरफ उनका झुकाव होता है। ह्यूमन बीइंग का झुकाव हेट से ज्यादा यानी घृणा से ज्यादा नेचुरली किस तरफ होता है? उनका जो नेचुरल झुकाव है वो घृणा से ज्यादा प्यार की तरफ होता है ह्यूमन बीइंग का। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग? दो नेशनल एंथम उस दिन क्यों गाए गए थे? वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग? दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? तो ऑन द स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑन आपकी जो पीपीटी आपको सेंड की है उसमें ONE1 है लिखा हुआ, प्लीज मेक दिस करेक्शन। ऑन द ऑस्पिशियस occasion of the inauguration, two national anthems, one by the whites and the other by the blacks, symbolizing the equality of the blacks and the whites were sung. On the auspicious occasion of the inauguration ceremony के शुभ समय पर, शुभ समारोह में, टू नेशनल एंथम्स, दो नेशनल एंथम गाए गए थे। वन बाय द वाइट्स, एक व्हाइट पीपल ने गाया था, एंड द अदर बाय द ब्लैक्स, दूसरा ब्लैक पीपल ने गाया था, सिंबलाइजिंग द इक्वलिटी ऑफ द ब्लैक्स एंड व्हाइट, और ये सिंबलाइज कर रहे थे, ये प्रतीक थे व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल की इक्वलिटी के।
ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल की समानता, इक्वलिटी को शो करने के लिए, इक्वलिटी को सिंबलाइज करने के लिए वहां दो तरह के नेशनल एंथम्स को उस दिन सिंग किया गया था। Let us move to the next question, question number 8. How does Mandela describe the system of government in his country in the first decade? मंडेला ने अपनी कंट्री में फर्स्ट डिकेड में गवर्नमेंट के सिस्टम को किस तरह से डिस्क्राइब किया है? लेट अस सी द आंसर। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में द व्हाइट्स इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स। तो व्हाइट पीपल ने ब्लैक पीपल के अगेंस्ट एक रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम इरेक्ट कर लिया था, यानी कि व्हाइट पीपल ने ब्लैक पीपल के अगेंस्ट एक रेशियल डोमिनेशन यानी कि एक आधिपत्य वाला सिस्टम, उन पर अधिकार, ब्लैक पीपल पर उन्होंने अपना आधिपत्य, अपने अधिकार जमाने का सिस्टम बना लिया था। दस क्रिएटिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंचुरी में, thus creating the basis of one of the harshest and most inhumane societies the world had ever known। और इस तरह से उन्होंने वहां एक बेस तैयार कर दिया फर्स्ट डिकेड ऑफ सेंचुरी में ही उन्होंने एक बेस तैयार कर दिया, हार्शेस्ट यानी कि सबसे बुरी, एंड द मोस्ट इनह्यूमन यानी कि बहुत ही इनकाइंड सोसाइटी का बेस उन्होंने तैयार कर दिया। और ऐसी सोसाइटी द वर्ल्ड हैड एवर नोन, कभी विश्व ने ऐसी सोसाइटी नहीं देखी थी। एक बिल्कुल ही बहुत बुरी और बहुत अनकाइंड सोसाइटी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, ऐसा एक बेस बनाकर उन्होंने तैयार कर दिया। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ डज मंडेला describe the system of government in his country in the final decade of the 20th century, यानी कि 20th century के लास्ट डिकेड में क्या गवर्नमेंट का सिस्टम था वहां पर। तो इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th century द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड। तो फाइनल डिकेड में जो प्रीवियस सिस्टम था, जो एपाथाइड वाला सिस्टम था, उसको ओवरटर्न कर दिया गया, यानी उसको चेंज कर दिया गया, उसको ऑफिशियली कैंसिल, रिजेक्ट कर दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन which recognized rights and freedom of all people regardless of color of their skin। और उस एपाथाइड वाले सिस्टम को रिप्लेस किया गया एक ऐसे सिस्टम से जिसमें कलर या स्किन के बेस को बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए, रिगार्डलेस यानी इनको कंसर्न ना करते हुए, इन पर ध्यान ना देते हुए सभी लोगों को इक्वल राइट्स और इक्वल फ्रीडम प्रोवाइड की जाती थी। तो 20th सेंचुरी के फाइनल डिकेड में एक ऐसा सिस्टम वहां पर सेट किया गया, एपाथाइड सिस्टम, प्रीवियस सिस्टम यानी एपाथाइड सिस्टम को ओवरटर्न करके उसको रिप्लेस किया गया डेमोक्रेटिक सिस्टम से। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में सभी लोगों के राइट्स और फ्रीडम को रिकॉग्नाइज किया जाता था, रिगार्डलेस ऑफ कलर एंड देयर स्किन, उनके स्किन या कलर पर ध्यान दिए बिना। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला को करेज का क्या मायने रखता था, यानी कि मंडेला की नज़र में, मंडेला के माइंड में व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ करेज? करेज की डेफिनेशन क्या थी? करेज की डेफिनेशन क्या थी? फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर। मंडेला के लिए एब्सेंस ऑफ फियर करेज नहीं था। यदि कोई बंदा डर नहीं रहा है तो वो करेजियस नहीं है। उनका कहना था कि करेजियस होने के लिए एब्सेंस ऑफ फियर कोई मायने नहीं रखता, बट अ विक्ट्री ओवर फियर, डर पर विजय प्राप्त करना साहस होता है, डर का ना होना साहस नहीं है स्टूडेंट्स। मंडेला जी कहते थे कि विक्ट्री ओवर फियर यानी भय पर, डर पर विजय प्राप्त करना करेज होता है। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट टू बी फियरलेस। उनके अकॉर्डिंग ब्रेव मैन को फियरलेस होने की जरूरत नहीं है, यानी ब्रेव मैन वो नहीं है जो फियरलेस हैं, जो फियरलेस हैं वो ब्रेव मैन है ऐसा नहीं है, बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर। ब्रेव मैन तो वो हैं जिनके अंदर फियर को कॉन्कर करने की एबिलिटी है, जिनके अंदर डर पर विजय प्राप्त करने की क्षमता है, वो ब्रेव होते हैं। डर लगे और उस डर पर विजय प्राप्त कर ली तब आप ब्रेव हैं। आपको डर ही नहीं लगा तो ब्रेव नहीं है। स्टूडेंट, डर तो पागलों को भी नहीं लगता है, तो पागल ब्रेव थोड़े ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? लव को प्यार करना नेचुरल मानते हैं मंडेला या हेट करना नेचुरल मानते हैं?
This is obvious point. For Mandela, love comes more naturally to the human heart than hate. मंडेला जी कहते हैं कि लव कम्स मोर नेचुरली, लव प्राकृतिक रूप से आता है, हेट के कंपैरिजन में लव ज्यादा नेचुरली हमारे ह्यूमन हार्ट में आ जाता है, यानी उन्होंने लव को नेचुरल माना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। अभी स्टूडेंट्स वीडियो ओवर नहीं हो गई है, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके बेनिफिशियल वीडियोज आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? ट्विन ऑब्लिगेशन, कौन सी दो ऑब्लिगेशन? स्टूडेंट्स मैंने बताया था ट्विन मीन्स डबल या टू, एंड ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटी। तो कौन सी दो तरह की, कौन सी डबल ड्यूटीज की जिक्र, कौन सी डबल ड्यूटीज का जिक्र मंडेला जी ने चैप्टर में किया है? तो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। मंडेला ने चैप्टर में बताया है कि एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर किसी की दो तरह के कर्तव्य होते हैं, दो तरह की ड्यूटीज होती हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहली होती है रिलेटेड टू द फैमिली, पेरेंट, वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी परिवार से रिलेटेड। द सेकेंड ऑब्लिगेशन, जो दूसरी ड्यूटी है, इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। दूसरी तरह की जो ड्यूटी होती है, दूसरा कर्तव्य होता है हमारे समाज को देखना, समाज के लोगों को देखना या देश को देखना। पहली ऑब्लिगेशन है अपने परिवार की सेवा करना, दूसरी ऑब्लिगेशन है अपने देश और अपने कम्युनिटी की सेवा करना। क्वेश्चन नंबर 12, स्टूडेंट्स, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय? जब मंडेला एक बॉय थे, एक छोटे से बच्चे थे, तब उनके माइंड में फ्री होने का क्या मीनिंग होता था? एंड एज अ स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट हुए तब उनके माइंड में फ्रीडम का क्या डेफिनेशन थी? हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स? और उन्होंने इन ट्रांजिटरी फ्रीडम्स को बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स से किस तरह से कॉन्ट्रास्ट, यानी किस तरह से कंपैरिजन किया है उनका? लाइक एनी अदर किड, यानी कि बाकी के बच्चों की तरह, दूसरे बच्चों की तरह, फॉर मंडेला फ्रीडम मीन्ड टू मेक मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। दूसरे बच्चों की तरह मंडेला के माइंड में भी जब छोटे बच्चे थे वो, तब उनके माइंड में भी फ्रीडम का क्या मीनिंग था? बस जिंदगी में मौज मस्ती करना, मेकिंग मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ, यानी लाइफ में मौज मस्ती करना ही उनके लिए फ्रीडम थी। वंस वन बिकम्स एन एडल्ट, जब व्यक्ति एडल्ट बन जाता है, जब कोई व्यक्ति एडल्ट बन जाता है, एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक्स लाइक ट्रांजिटरी। तो बचपन की जो हरकतें होती हैं स्टूडेंट्स, एंटिक्स मीन्स हरकतें, एंटिक्स मीन्स हरकतें, तो एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक्स लाइक ट्रांजिटरी। तो बचपन की जो हरकतें होती हैं वो ट्रांजिटरी लगने लगती हैं, वो कहना चाहिए कि टेम्परेरी लगने लगती हैं, उनमें परमानेंसी नहीं होती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज आर वेस्टफुल फ्रॉम एन एडल्ट पर्सपेक्टिव, क्योंकि एक एडल्ट के पर्सपेक्टिव से यदि देखा जाए, एक एडल्ट के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो बच्चों की सारी एक्टिविटीज वेस्टफुल लगती हैं। वंस यू आर एडल्ट, जब आप एक बार एडल्ट हो जाते हैं, यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड टू ब्रिंग द बैकन होम। तो आपको टू ब्रिंग द बैकन होम, यानी परिवार चलाने के लिए आपको लाइवलीहुड अर्न करना पड़ता है। जब आप एडल्ट हो जाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप वयस्क हो जाते हैं, तो आपको घर चलाने के लिए, स्टूडेंट, दिस इज अ फ्रेज, टू ब्रिंग द बैकन होम, यानी परिवार चलाने के लिए कमाना। तो आपको परिवार चलाने के लिए कमाना पड़ता है। इट्स ओनली देन when you get an honorable existence in the family and in the society, जब आप परिवार चलाने के लिए पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं, तभी आपको फैमिली में और सोसाइटी में ऑनरेबल एग्जिस्टेंस मिलती है, आपको सम्मान तभी मिलता है when you perform the obligations of an adult person. Question number 13, does Mandela think the oppressor is free? Why or why not? मंडेला को क्या लगता था कि अप्रेसर फ्री होते हैं, अप्रेसर आज़ाद होते हैं, अप्रेसर को कोई दबाव नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती? तो अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए वाई और वाई नॉट भी बताना है स्टूडेंट्स। मंडेला डज नॉट थिंक दैट द अप्रेसर इज फ्री। मंडेला नहीं सोचते हैं कि अप्रेसर फ्री है, मंडेला अप्रेसर को फ्री नहीं मानते। अप्रेसर कौन? जो दूसरे लोगों के साथ गलत करता है, जो कहना चाहिए ईविल रूल करता है,
जो इल रूल करता है, जो गलत शासन करता है लोगों पर, जो लोगों को दबाता है, कुचलता है, दमन करता है, those are the oppressors. So Mandela does not think that the oppressor is free, because according to him an oppressor is a victim of hatred who is behind the bars of prejudice and narrow mindedness. मंडेला कहते हैं बोले अप्रेसर भी फ्री नहीं होता है, क्योंकि मंडेला की नज़र में अप्रेसर इज अ विक्टिम ऑफ हेट्रेड। अप्रेसर हेट्रेड का विक्टिम होता है। अप्रेसर को हेट यानी घृणा बर्दाश्त करनी पड़ती है, घृणा उनको झेलनी पड़ती है। हु इज बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेड, और ये प्रेजुडिस और नैरो माइंडेड के कहना चाहिए कैद में होते हैं। बिहाइंड द बार्स मीन्स कैद में होते हैं। ये प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस के कैद में इनको रहना पड़ता है। He realizes that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity and peace. मंडेला जी का मानना है कि अप्रेसर और अप्रेस्ड यानी दबाने वाला और दबने वाला, गलत काम करने वाला और जिसके साथ गलत किया जा रहा हो, दोनों ही आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस, उनकी मानवता और उनकी शांति दोनों की ही छिन जाती है। दोनों में से कोई भी न शांत रह सकते और न ही मानवता रह सकती है उन लोगों में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? इनॉग्रेशन को इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने क्यों अटेंड किया? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ, और किस चीज की विजय का प्रतीक हुआ ये? उन लोगों का अटेंड करना किस चीज की विजय शो करता है? To be the part of the inauguration, international leaders showed a gesture of solidarity from international community to the idea of end of the apartheid. तो स्टूडेंट्स, टू बी द पार्ट ऑफ द इनॉग्रेशन के पार्ट होने में या इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट करने से, इंटरनेशनल इनॉग्रेशन में पार्ट लेकर इंटरनेशनल लीडर्स ने जेस्चर ऑफ सॉलिडेरिटी यानी कि एकजुटता का एक इंडिकेशन दर्शाया। जेस्चर मीन्स स्टूडेंट्स इंडिकेशन, शो मीन्स दर्शाना, एंड सॉलिडेरिटी मीन्स एकजुटता, यूनिटी। तो दे शोड एन इंडिकेशन ऑफ यूनिटी, उन्होंने बताया बोले हम सब लोग एक हैं। फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, सारे लोगों ने, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी यानी कि सारी ही इंटरनेशनल लेवल पर कम्युनिटी ने, वो सारे लोगों ने, सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने एपार्थाइड सिस्टम को एंड करने के आइडिया पर अपना एग्रीमेंट या अपनी यूनिटी को शो किया वहां पर इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट करके। यानी कि स्टूडेंट्स उन्होंने कहा बोले ठीक है हम भी तुम्हारे साथ हैं, एपार्थाइड का सिस्टम एंड होना चाहिए। तो अपना कंसेंट, अपना एग्रीमेंट शो करने के लिए सब लोग वहां पर एक सॉलिडेरिटी का मैसेज देने आए थे, यूनिटी का मैसेज देने आए थे। इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ये इविल पर गुड की विक्ट्री का सिग्निफिकेंस था, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था। एंड ट्रिम्फ ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और एक ऐसी सोसाइटी का जीत का प्रतीक था जहां अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। स्टूडेंट, टॉलरेंट बोलते हैं सहिष्णु, सहिष्णु यानी जहां आपको यदि कोई बात गलत लगे तो आपको उसे गलत कहने का अधिकार हो। क्वेश्चन नंबर 15, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? जब मंडेला ने कहा था कि ये लाइन जब स्टेट किया उन्होंने, तो यहाँ पर मंडेला क्या कहना चाहते थे? simply the sum of all those African patriots. By saying that he is simply the sum of all those African patriots, ये कहकर कि वो उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स का एक सम है, ये बात कहकर मंडेला वांट्स टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। मंडेला उन सभी लोगों के लिए श्रद्धांजलि पे करना चाहते हैं जिन्होंने फ्रीडम के स्ट्रगल में या फॉर द सेक ऑफ द फ्रीडम यानी कि आजादी के खातिर अपने जान
अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन सभी लोगों को मंडेला ट्रिब्यूट देना चाहते हैं इन शब्दों से। He says that he is grateful to those, उनका कहना है कि he is grateful to those, वह उन सभी लोगों के लिए आभारी हैं who had gone before him, जो उनसे पहले चले गए या जिन्होंने संघर्ष में उनसे पहले पार्टिसिपेट किया और आज who are not in this world, जो इस दुनिया में नहीं है। Because those heroes of past, क्योंकि वो हीरोज जो गुजर गए had paved the path of cooperation and unity for him, उन लोगों ने उसके लिए कॉपरेशन और यूनिटी का रास्ता तैयार किया था मंडेला के लिए। Therefore he could try to come to power to bring equality for his people with their support, और इसीलिए उन लोगों की वजह से जो अब आज इस दुनिया में नहीं है और जिन्होंने आज़ादी का संघर्ष किया था, उन लोगों की वजह से आज मंडेला जी पावर में आए हैं ताकि वो अपने लोगों के लिए इक्वलिटी ला सकें, अपने लोगों के लिए समानता का अधिकार दिला सकें। How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? एज और एक्सपीरियंस के साथ साथ, उम्र और अनुभव के साथ साथ मंडेला की अंडरस्टैंडिंग यानी कि फ्रीडम को लेकर मंडेला के विचार किस तरह से चेंज हो गए। With age and experience, Mandela understood the real meaning of freedom. एज और एक्सपीरियंस के साथ साथ मंडेला असली फ्रीडम का मायने समझ गए। एज अ यंग बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, he thought that he was born free and believed that, जब छोटे बच्चे थे तो उनको लगता है कि वो आजाद पैदा हुए हैं। He was born free, कि वो तो स्वतंत्र पैदा हुए हैं। and believed that, और उनका ये मानना था, उनको लगता था, वो मानते थे that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner. उनको लगता था कि पापा को ओबे करना और उनकी अपनी ट्राइब, अपनी कम्युनिटी के कस्टम्स का पालन करना, यदि ये दोनों काम करते रहे तो पूरी तरह से फ्री, यानी उनको लगता था कि बस ये दो ही काम है और इन चीजों के लिए यदि हम आजाद हैं तो हम पूरी तरह से आजाद। अपने पापा को ओबे करने में उन्हें आजादी थी, अपने कस्टम्स को फॉलो करने में आजादी थी, तो उनको लगता था हम पूरी तरह से आजाद हैं। एज ही ग्रू ओल्डर, जब वे बड़े हुए, फ्रीडम टू रेज अ फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट। तो अब उनको ये लगने लगा कि फैमिली के पालन पोषण के लिए फ्रीडम और लाइवलीहुड अर्न करने के लिए फ्रीडम अब उनके ऊपर डोमिनेट करने लगी, यानी कि उन्हें प्रॉब्लम्स आने लगी फैमिली को रेज करने में, लाइवलीहुड को अर्न करने में। तो उनको अब लगने लगा कि अरे ये फ्रीडम हमारे पास होनी चाहिए। ग्रेजुअली ही रियलाइज्ड दैट ही वाज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि जब छोटे थे तो वो सेल्फिश थे, केवल अपने बारे में सोचते थे, अपनी फ्रीडम के बारे में सोचते थे। He slowly understood that it was not just his freedom that was being curtailed. धीरे धीरे उनके समझ में आया कि केवल उनकी फ्रीडम को ही कर्टेल नहीं किया जा रहा है, कर्टेल मीन्स कट, केवल उनकी ही फ्रीडम पर रोक नहीं लगाई जा रही है, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, बल्कि सारे ही ब्लैक लोगों की फ्रीडम पर रोक लगाई जा रही है, उनको कर्टेल किया जा रहा है। इट वॉज द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस। ये फ्रीडम, ये फियर से फ्रीडम, ये प्रेजुडिस से फ्रीडम की बात कर रहे हैं। एज एंड एक्सपीरियंस वाइडन्ड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम। एज और एक्सपीरियंस ने उनके फ्रीडम के पर्सपेक्टिव यानी फ्रीडम को लेकर जो उनके विचार थे उसको वाइडन्ड, उसको और स्पष्ट और चौड़ा कर दिया। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? तो मंडेला की हंगर फॉर फ्रीडम ने उनकी लाइफ को किस तरह से चेंज कर दिया? मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड। उन्होंने अपने यूथ में उनको रियलाइज हुआ कि केवल उनकी ही फ्रीडम को कर्टेल नहीं किया जा रहा है, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, बल्कि सारे ब्लैक पीपल की फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा है। दिस चेंज्ड द फियरफुल मैन टू अ फियरलेस रिबेल। और इस बात ने फियरफुल मैन को फियरलेस रिबेल में चेंज कर दिया। एक डरपोक इंसान को एक निडर बागी में चेंज कर दिया, एक निडर कहना चाहिए रिबेलियन में चेंज कर दिया।
He sacrificed the comforts of a settled family लाइफ टू फाइट फॉर अ ग्रेटर कॉज। उन्होंने अपने सेटल्ड फैमिली, अपना जो फैमिली थी सब सेटल्ड थी, उसके सारे कंफर्ट, सारे ऐशो आराम त्याग दिए, सब बलिदान कर दिए एक ग्रेटर कॉज को, एक ग्रेटर कॉज के लिए फाइट करने के लिए। और वो ग्रेटर कॉज क्या था? फ्रीडम फॉर ऑल ब्लैक। He joined the African National Congress, and this changed him from a frightened young man into a bold one who fought against racial prejudice. So he joined African National Congress, उन्होंने African National Congress को ज्वाइन किया, and this changed him। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने से दिस चेंज्ड हिम, यानी इस चीज ने उनको चेंज कर दिया फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरपोक बच्चे से, इनटू अ बोल्ड वन, एक बहादुर बच्चे में। नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने से वो पहले एक फियरफुल थे, फ्राइटेंड रहते थे, लेकिन अब वो एकदम बोल्ड हो गए, फियरलेस हो गए। अब वो एक बहादुर, एक निर्भीक, निडर इंसान हो गए। हु फॉट अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडिस, जिन्होंने मतलब बड़ी बोल्डनेस के साथ रेशियल प्रेजुडिस के अगेंस्ट फाइट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you may get all the videos related to your syllabus. Thank you very much.